साथियों, एक विचारक थे जिनका नाम था जॉर्ज पी फ्लेचर। उन्होंने एक किताब लिखा रोमांटिक्स एट वॉर। इस किताब में उन्होंने लिखा कि एवरी एज हैज इट्स एनिमीज। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फासिस्ट्स वर एविल डूअर्स। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर कम्युनिस्ट्स बिकेम सिविलाइजेशंस नेमेसिस, and in the post cold war period terrorists have become designated masters of malevolence। साथियों, इसका मतलब यह है कि प्रत्येक युग का अपना एक शत्रु होता है। हर युग में कोई न कोई ऐसी ताकतें होती हैं जो मानवता के खिलाफ, ह्यूमन सिविलाइजेशन के खिलाफ काम करती हैं। तो फांसीवादियों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया को नुकसान पहुंचाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कम्युनिस्ट्स ने सभ्यता का दुश्मन बन करके ऐसी कार्यवाही की, ऐसा फ्लेचर का कहना है। और उसके बाद जब शीत युद्ध का अंत हो गया 1990 में, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो आतंकवादी हिंसा के प्राधिकृत स्वामी बन बैठे। पूरी दुनिया में टेररिज्म फैला, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस बने, नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत ज्यादा फ्लरिश होने लगे दुनिया भर में, और उन्होंने कार्यवाहियां करनी शुरू कर दी। साथियों, ये बात रूस में जो अभी मॉस्को कंसर्ट हॉल पर टेरर अटैक हुआ है उस पर लागू होता है। जिस तरीके से आईएस खुरासान और आईएस यानी इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, तो यहाँ पर यह समझना आवश्यक हो जाता है कि इनका मकसद क्या है। इस्लामिक स्टेट क्यों दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है, अलग अलग देशों में आतंकी हमले करता है, उसकी जिम्मेदारी लेता है। और इस्लामिक स्टेट का जो ये विंग है यानी आईएस खुरासान, जो अफगानिस्तान में, उत्तरी अफगानिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान है, उस इलाके में जो काम करता है, उसका क्या मकसद है, उसका रूस से क्या कनेक्शन है। अभी पुतिन जो है चुनाव जीते हैं, ठीक से उनका शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं हुआ है, तो पुतिन के इलाके में हमला करना और पुतिन की क्या हैसियत और जो मिलिट्री माइट है वो आईएस के नहीं जानता। क्यों उसने हमला किया, इसके पीछे क्या रीजन है, पहले इन पर चर्चा करते हैं। तो साथियों, जो आईएस के है, ये पूर्वी अफगानिस्तान वाले इलाके में जो खुरासान रीजन है उसको डोमिनेट करना चाहता है, यानी उस पर अपना धार्मिक वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। और हिस्टोरिकली देखें तो खुरासान जो रीजन था उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उज्बेकिस्तान, ये सब देश रहे हैं। और इन सब के एरियाज पर एक इस्लामिक किंगडम बनाना, एक धार्मिक यानी इस्लामिक खलीफा साम्राज्य की स्थापना करना और इस्लामिक मूल्यों के हिसाब से काम करते हुए शरिया को लागू करना, ये आईएस के का मकसद रहा है। और आईएस के का गठन 2015 में जब हुआ तो हाफिज सईद खान जो इसका नेता था, उसने इसको बहुत ही एक पॉलिटिकल वीपन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया था अलग अलग देशों के खिलाफ। उसमें अमेरिका भी शामिल था, उसमें और भी कई देश शामिल रहे। तो इस्लामिक स्टेट की पूरी जो हिस्ट्री रही है और उसका जो आईएस के साथ कनेक्शन रहा है, अगर हम ब्रीफ में इसे समझें तब हमें ये पावर पॉलिटिक्स या रीजनल पॉलिटिक्स समझ में आएगी कि क्यों ये सब ऐसे आतंकी संगठन चीन को या रूस को या सेंट्रल एशियन कंट्रीज को, भारत को क्यों निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अमेरिका की जो नीतियां रही हैं, खासकर मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, उसका क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया, और हमला करने का आधार यह था कि इराक में वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी जनसंहारक हथियार है। और जब जनसंहारक हथियार के नाम पर वहां अटैक किया गया तो जो सुन्नी डोमिनेटेड गवर्नमेंट थी सद्दाम हुसैन की, उसको हटा दिया गया और वहां पर शिया डोमिनेटेड सरकार जो है, यानी अमेरिका के जो समर्थन में जो सरकार बनी, वो सामने आ गई। और इसके चलते सुन्नी रेडिकलाइजेशन इराक में बढ़ता चला गया। सुन्नियों ने यह माना कि जिस तरीके से शिया और सुन्नी का डिवाइड अमेरिका कर रहा है वो बहुत ही घातक है, और उसके बाद रेडिकलाइजेशन फैला। और इसी क्रम में अल बगदादी के नेतृत्व में अल कायदा इन इराक बना, यानी जो अल कायदा संगठन है उसका एक स्प्लिंटर ग्रुप है जो इराक में बना, जो शाखा, उसको हम अल कायदा इन इराक कहते हैं। तो अल कायदा इन इराक ने इराक में टेरर एक्टिविटीज करनी शुरू करी, इराक को इस्लामिक किंगडम बनाने की बात करी और इस दिशा में आगे बढ़ गया। इसके बाद घटना ये घटी कि जो अल कायदा इन इराक है, इससे एक स्प्लिंटर ग्रुप के रूप में बाहर निकला और इस्लामिक स्टेट का गठन हुआ। और इस्लामिक स्टेट से ही पूरा आईएस यानी जो इस्लामिक स्टेट इन सीरिया यानी इराक है, ये कार्यवाही इसने करना शुरू किया।
और इसी इस्लामिक स्टेट के एक ब्रांच के रूप में अफगानिस्तान में एक शाखा के रूप में ISIS-K का गठन किया गया। और ISIS-K ने पूरे अफगानिस्तान में जो अफगान तालिबान हैं, पाकिस्तान तालिबान है, इन सबको निशाना बनाना शुरू किया। इन पर टेरर अटैक्स किए, इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट्स हैं उस पर हमले किए। मॉस्को में जो अभी धमाका हुआ, जिस तरीके से कार्यवाही की गई, उसमें भी इसका बहुत बड़ा हाथ रहा। इसने अपनी जिम्मेदारी ली ही है। तो जो खुरासान प्रोविंस है साथियों, ये अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो इसमें बहुत से रीजन्स शामिल रहे हैं, खासकर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज। एक उगते सूरज के देश के रूप में इसका जो है शाब्दिक अर्थ देखा जाता है खुरासान रीजन का। और इस खुरासान रीजन में जो रिलीजियस सुप्रीमेसी है, यानी इस्लामिक किंगडम बनाना, धार्मिक स्तर पर जो इस्लामिक खलीफा साम्राज्य की स्थापना, शरिया का रूल इस्टेब्लिश करना, इन सब दिशा में कार्यवाही करने के लिए इस्लामिक स्टेट यानी ISIS-K ने कार्यवाही करना शुरू किया था। और इसका आरोप है कि पिछले 2 सालों से लगातार ये प्लानिंग भी कर रहा था अटैक करने का, कि रूस में जिस तरीके से पुतिन की पॉलिसीज रही हैं उससे मुस्लिमों के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ पुतिन की नीतियां बहुत ही आक्रामक रही हैं, जैसे कि चीन की भी आक्रामक रही हैं उइगुर वाले क्षेत्र में, शिनजियांग क्षेत्र में जिस तरीके से उइगुर मुसलमानों के साथ जो है जाति करता है चाइना, उसी तरीके की जाति ऐसी देखी गई रूस के कॉन्टेक्स्ट में। और इसीलिए उसके प्रतिकार के रूप में, उसके रिवेंज के रूप में अभी मॉस्को जो कंसर्ट हॉल वाला टेरर अटैक देखा गया, वो उसका परिणाम था। अब ये जो घटना घटी, इसमें पूरा एक सबसे महत्वपूर्ण चीज सामने आ रही है कि कैसे अल कायदा के नेटवर्क दुनिया में फैल रहे हैं। अल कायदा का जो नेटवर्क इराक में काम करता है उसे अल कायदा इन इराक कहते हैं। ऐसे ही इसकी एक शाखा यमन में काम कर रही है, उसे अल कायदा इन अरेबियन पेनिनसुला कहते हैं। ऐसे ही पूरे साउथ एशिया यानी भारत, पाकिस्तान, नेपाल, इन सब इलाकों में आतंकवादी हमला करने के लिए अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट नाम का आतंकी संगठन बनाया गया। और पूरा जो अफ्रीकन क्षेत्र है, माघरेब रीजन, उसमें भी अल कायदा इन माघरेब नाम का आतंकी संगठन बनाया गया है और ये आतंकी हमलों को अंजाम देता है। और इसका दुनिया भर के आतंकी संगठनों के साथ लिंकेजेस हैं, यानी अल शबाब के साथ, बोको हराम के साथ, बहुत ढेर सारे जो अलग अलग संगठन हैं दुनिया भर के, सूडान में, युगांडा में, नाइजीरिया में, इन सब जगहों पर कनेक्शंस बनाए गए हैं। तो साथियों, जो अल कायदा इस तरीके की कार्यवाहियां उसने करना शुरू किया और इससे इस्लामिक स्टेट को मजबूती मिली और उसके बाद ISIS को मजबूती मिली और ISIS की शाखाओं के रूप में अलग अलग जो है जो ग्रुप्स, टेरर ग्रुप्स बनने शुरू हुए। इसने इंटरनेशनल एक टेररिज्म का नेटवर्क पूरा तैयार किया, सिंडिकेटेड टेररिज्म के रूप में, और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया। अब मुद्दा ये आ गया है कि किस तरीके से चीन, रशिया और ऐसे तमाम देश हैं जो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पर। तो इसके इस दिशा में ढेर सारे कार्यवाहियां हो रही हैं। इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काम कर रहा है, रेजोल्यूशंस पास किए जा रहे हैं और अलग अलग देशों से अपील की जा रही है कि भाई इसमें सहयोग करें। तो जब तक एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन इंश्योर नहीं होगा तब तक ISIS के जैसे संगठनों का जो है खात्मा नहीं किया जा सकता। और जो एक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है और इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, इसका भी निराकरण नहीं किया जा सकता। इन्हीं सब चीज़ों से इस्लामोफोबिया भी बढ़ेगा, इन्हीं सब चीज़ों से और भी धार्मिक जो चीज़ें हैं कट्टरता वाली, उन सब का प्रसार होगा। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि कम से कम रूस, चीन और ये जो ईरान जैसे देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, रीजनल पॉलिटिक्स करने वाले देश हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स करने वाले देश हैं, जब तक ये कार्यवाही नहीं करेंगे ठोस आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकी संगठनों के खिलाफ, तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता। कहते हैं कि आतंकवादी और आतंकवादी संगठन किसी का सगा नहीं होता। चीन ने सोच लिया था कि शायद चीन पर हमला नहीं होगा, रूस ने भी सोच लिया कि शायद उस पर हमला नहीं होगा, लेकिन इन सबको जब SCO में, ब्रिक्स में, ऐसे संगठनों में काउंटर टेररिज्म जो कोऑपरेशन करने की जो ज़रूरत थी, जितनी भारत बार बार प्रस्ताव करता रहा कि ये सब देश मिल करके काउंटर टेररिज्म के मुद्दे पर सहयोग करें, लेकिन उतना ज़्यादा सहयोग कभी चीन ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर या फिर ब्रिक्स के बैठक में, G20 के बैठक में नहीं दिखाया। और
इन लोगों ने संगठन तो बना दिए, ढेर सारे परमानेंट ऑर्गेनाइजेशंस बना दिए। उज्बेकिस्तान में जो ताशकंद है वहाँ पर एक रैट्स नाम का संगठन बनाया, यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, और इसके माध्यम से पूरे सेंट्रल एशिया में तालिबान का, यानी जो अफगानिस्तान में तालिबान जिस तरीके की एक्टिविटीज़ करता है, जो वहाँ पर नार्को टेररिज्म है, सेपरेटिज्म है, फंडामेंटलिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, इन सब का स्पिल ओवर इफेक्ट सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में न जाए, क्योंकि सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनका बॉर्डर रशिया से भी लगता है और चाइना से भी लगता है। तो चाइना की सुरक्षा और जो है रूस की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है सेंट्रल एशिया की सुरक्षा, और उसके साथ साथ अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी। और यही कारण है कि इस्तांबुल प्रोसेस या हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जैसे कई प्रयास भी किए गए हैं अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो साथियों, जब तक रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पर इस तरीके से इनिशिएटिव्स नहीं लिए जाएंगे, जैसे मॉस्को फॉर्मेट एक प्रावधान है कि कैसे अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी, और उस दिशा में आगे बढ़ें। बीजिंग जो समिट कराई गई थी, दोहा में जिस तरीके के समिट्स कराए गए हैं अफगानिस्तान को लेकर के, तो जब तक ऐसे आतंकवादी संगठनों पर पूरा आइडेंटिफिकेशन के साथ इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी तो खतरे में रहेगी ही, लेकिन चीन और रूस और ऐसे जो बड़े बड़े देश हैं वो भी असुरक्षित रहेंगे। तो साथियों, यही वो पूरे प्रकरण हैं जिसके आधार पर आईएसआईएस और उसकी जो मानसिकता है, उसकी मेंटालिटी है, उसको जो है ऑब्जर्व किया जा सकता है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आईएसआईएस के बारे में दी गई जानकारी कैसी लगी? दुनिया भर में आतंकवाद जो बढ़ रहा है, उसकी जो प्रकृति और स्ट्रक्चर में तब्दीली आ रही है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार से अवगत करा सकते हैं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। नमस्कार।